हेलो फ्रेंड्स। बेंटले दुनिया के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले कार ब्रांडों में से एक है, जिसे अल्ट्रा रिच के लिए उपलब्ध बेहतरीन भागों और सामग्रियों से हाथ से बनाया गया है। लेकिन इस सारी खूबसूरती के पीछे एक दुखद इतिहास छिपा है। बेंटले के संस्थापक वॉल्टर ओवेन बेंटले ने 1920 के दशक में अपनी कंपनी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। उस समय की कुछ सबसे तेज, सबसे टिकाऊ और लाभदायक कारों का निर्माण किया। कंपनी ने अपनी स्थापना के पहले 11 वर्षों में 5 ले मैंस रेस भी जीती। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने कंपनी के पतन का कारण बना और बेंटले के संस्थापक को खुद छोड़ दिया गया। अंततः उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी रोल्स रॉयस के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उस आदमी की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे दिलचस्प कार कंपनियों में से एक का निर्माण किया, लेकिन अंततः सब कुछ खो दिया। बेंटले की कहानी की शुरुआत 1888 में लंदन में एक लड़के के जन्म से होती है। वॉल्टर ओवेन बेंटले 9 बच्चों में सबसे छोटे थे और एक समृद्ध परिवार में पले बढ़े। उनके पिता के कारण, जिन्होंने रेशम और ऊन बेचकर अपनी संपत्ति बनाई। शुरू से ही वॉल्टर का पालन पोषण अपने परिवार की उम्मीदों के विपरीत हुआ, क्योंकि उन्हें स्कूल में ज्यादा रुचि नहीं थी। इसके बजाय वे किसी भी यांत्रिक चीजों, विशेष रूप से उन चीजों से मोहित थे जो चलती थीं। यह तब स्पष्ट हुआ जब 9 साल की उम्र में वॉल्टर ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसे केवल यह देखने के लिए खोल दिया कि यह कैसे काम करती है। उस समय वॉल्टर का सबसे बड़ा प्रेम ट्रेनों के प्रति था और वे ट्रेन इंजीनियर बनने से ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। इस प्रकार 1904 में 16 साल की उम्र में बेंटले ने स्कूल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और डोंकास्टर में ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी समय दुनिया भर में धीरे धीरे ऑटोमोबाइल की लोकप्रियता बढ़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से बेंटले को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में वह कारों से नफरत करते थे और एक बार तो उन्होंने यहां तक कहा कि एक ऑटोमोबाइल एक शर्मनाक वाहन है जो लोगों पर कीचड़ उछालता है। हालांकि ट्रेनों पर उनकी गहरी नजर होने के बावजूद बेंटले की रेलवे में रुचि कम होने लगी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिलें न केवल भविष्य के परिवहन का हिस्सा बन रही थीं, बल्कि वे रेसिंग प्रतियोगिताओं में भी बहुत लोकप्रिय हो रही थीं। यहां कोई भी प्रतिभाशाली इंजीनियर अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर सकता था और यह जांच सकता था कि एक वाहन कितनी तेजी से जा सकता है। यह कारक उन्हें बहुत प्रभावित करने लगा और उन्हें 18 साल की उम्र में अपना पहला मोटर वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया। एक बेल्ट ड्राइव क्वाड्रेंट मोटरसाइकिल, जिसे एक ब्रिटिश मोटर बाइक निर्माता ने बनाया था। अपने भाई होरेस और रेलवे के कई सहकर्मियों की मदद से बेंटले ने बाइक में कुछ सुधार किए और इसे स्थानीय रेस प्रतियोगिताओं में चलाना शुरू कर दिया। कई लोगों को आश्चर्य हुआ जब उनकी मोटरसाइकिल ने 1906 से 1908 तक कई रेस ट्रायल्स में स्वर्ण पदक जीते। अगले कुछ वर्षों में वॉल्टर रेसिंग के प्रति इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट आइल ऑफ मैन टीटी में भाग लेना शुरू कर दिया। पुरान भाग की बेसा दीदे देसी 21 वर्षीय वॉल्टर अपने पहले राउंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टूरिस्ट ट्रॉफी रेस में दोनों बार कभी भी जीत नहीं सके। हालांकि बेंटले की रेसिंग के प्रति लगातार जुनून ने उन्हें इन असफलताओं को रोकने नहीं दिया और उन्होंने कई अन्य जीत हासिल की और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंजन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अपने कौशल में महारत हासिल की। इस समय तक बेंटले को पता था कि उनका अंत कहां होगा, क्योंकि कुछ और उनके जुनून को पकड़ चुका था। कुछ ऐसा जिसे उन्होंने एक समय में जनता के लिए अपमानजनक माना था, लेकिन अब खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर चुके थे। कार व्यवसाय। 1910 में 22 साल की उम्र में वॉल्टर बेंटले ने लंदन के हैमरस्मिथ में नेशनल मोटर कैब कंपनी में अपनी नई करियर की शुरुआत की।
जहां वे सैकड़ों यूनिक लंदन टैक्सी कैब्स की देखरेख और संचालन के जिम्मेदार थे। हालांकि यह काम थकाने वाला था, बेंटले ऑटोमोबाइल से बेहद प्रभावित हो गए और उन्हें इंजनों और उनके पीछे की तकनीक के प्रति सच्चा जुनून पैदा हो गया। हालांकि अपनी नौकरी के 2 साल बाद ही उन्हें अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली। युवा वॉल्टर अंतिम विदाई देने के लिए तुरंत घर लौटे और अपने नियोक्ताओं से वादा किया कि वे जल्द ही काम पर वापस लौट आएंगे। दफन के बाद वॉल्टर को पता चला कि उनकी मां ने उन्हें 2000 ब्रिटिश पाउंड की विरासत सौंपी है। अब उनके सामने 2 विकल्प थे। वे या तो पैसे बचाकर अपनी नौकरी पर वापस जा सकते थे या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर कार का व्यवसाय शुरू कर सकते थे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। वॉल्टर ने लंदन में एक जगह सुरक्षित की जहां वे डोरियट, फ्लैंड्रिन और पारा डीएफपी नामक फ्रांसीसी कार निर्माता के लंदन स्थित फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऑटोमोबाइल बेचने में विशेषज्ञता रखते थे। हालांकि ये वाहन तेज और अच्छी तरह से बने हुए थे, वॉल्टर को कंपनी के संचालन का तरीका पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने अपने भाई होरेस के साथ मिलकर फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। इसका नाम बदलकर बेंटले और बेंटले कर दिया और लंदन में शोरूम का संचालन अपने हाथ में ले लिया। अपनी नई कंपनी को बढ़ावा देने के लिए भाइयों ने अपने वाहनों के इंजनों को बेहतर बनाने और उन्हें कई रेस प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित करने का काम किया। अंततः उन्होंने उस समय के सबसे लोकप्रिय रेसट्रैक में से एक ब्रुकलैंड्स में 2 लीटर कार के लिए 66.7 मील प्रति घंटे की गति से 10 लैप रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि के बावजूद वॉल्टर अपने वाहनों के प्रदर्शन से अभी भी प्रभावित नहीं थे। उन्हें लगा कि उनकी कारें बहुत भारी हैं और अगर वह किसी तरह कारों को हल्का बना सकें तो वह उनके प्रदर्शन को और भी बढ़ा सकते हैं। कुछ महीनों बाद बेंटले भाई फ्रांस की यात्रा पर गए, जहां वॉल्टर ने मिश्र धातु एलॉय एक सजावटी टुकड़ा खोजा जो धातुओं का मिश्रण होता है। जब उन्होंने इसे उठाया तो उन्होंने देखा कि यह धातु कितनी हल्की है और यह एक अनोखे चांदी के पदार्थ एल्यूमिनियम से बनी हुई थी। उस समय अधिकांश इंजन पिस्टन स्टील या कास्ट आयरन से बने होते थे, जिससे वाहन काफी भारी हो जाते थे। वॉल्टर ने सोचा कि अगर वह एल्यूमिनियम का उपयोग करें तो वह वाहन के वजन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम से पिस्टन बनाना आसान नहीं था। एल्यूमिनियम एक धातु के रूप में स्टील या कास्ट आयरन जितना मजबूत या गर्मी प्रतिरोधी नहीं होता है और यह आमतौर पर काम करने वाले वाहन में फिट होने के बाद पिघल जाता था। इसलिए बेंटले ने अन्य रसायनों के मिश्रण के साथ प्रयोग करना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद उन्होंने अंततः 88% एल्यूमिनियम और 12% तांबे के फॉर्मूले पर समझौता किया। यह प्रयोग, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, सफल साबित हुआ और वाहन के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। कारें न केवल हल्की थीं बल्कि बहुत तेज भी थीं, जिससे वॉल्टर ने 1913 और 1914 में कई गति रिकॉर्ड तोड़े। विशेष रूप से ब्रुकलैंड्स में सबसे तेज आधे मील की दौड़ के लिए 89.7 मील प्रति घंटे की गति से रिकॉर्ड तोड़ा। रेस ट्रैक पर वॉल्टर की उपलब्धियों ने उन्हें और उनकी कंपनी को अधिक प्रचार और प्रेस कवरेज दिलाया, जिससे उन्हें अपनी खुद की कारें बनाने और एक नई कंपनी स्थापित करने का सही मौका मिला। लेकिन फिर विपत्ति आई। अपनी सपनों की कंपनी बनाने से ठीक पहले प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और बेंटले को अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। It was around the early 1900s when Walter Owen Bentley, often known simply as WO, began to shift his focus from railway engineering to the burgeoning automobile industry. He was captivated by the potential of the internal combustion engine and, well, he saw an opportunity to innovate and make a mark.
In 1919, W.O. Bentley founded Bentley Motors Limited. His vision was clear: to build a fast car, a good car, the best in its class. With a small team of dedicated engineers, Bentley Motors began its journey, setting the stage for a legacy of luxury and performance. W.O. Bentley was not just a businessman. He was, well, an engineer at heart. He introduced several innovations in engine design, including the use of aluminum pistons, which were lighter and more efficient. These advancements gave Bentley cars a significant edge in both speed and endurance. When World War I broke out, W.O. Bentley's expertise was called upon by the British government. He designed aircraft engines that, honestly, played a crucial role in the war effort. This experience not only honed his engineering skills, but also boosted Bentley's reputation, setting the stage for post-war success. अचानक ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो गए। इसी समय बेंटले ने पहली बार अपने मिश्र धातु पिस्टन का रहस्य श्री हेनरी रॉयस के सामने प्रकट किया, जिन्होंने एल्यूमीनियम पिस्टन की अवधारणा को अपनाया और इसे अपने डिजाइनों में लागू किया, जैसे कि रोल्स रॉयस ईगल, एक विमान इंजन जिसने ब्रिटिश वायुसेना के लिए बहुत प्रभावी साबित हुआ। दूसरी ओर बेंटले को सरकार द्वारा उनके रोटरी विमान इंजनों का एक संशोधित संस्करण बनाने के लिए कहा गया। वॉल्टर ने अपने एल्यूमीनियम पिस्टन का उपयोग करके बेंटले BR-1 नामक एक नया विमान इंजन डिजाइन किया, जिसने ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को उनके पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय बना दिया, जो युद्ध के दौरान गर्मी से ओवरहीट होने और जाम हो जाने की समस्या का सामना करते थे। बेंटले BR-1 युद्ध के दौरान सबसे सफल लड़ाकू विमान इंजनों में से एक बन गया, जिसने जर्मन सेनाओं के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाइयों को जीतने में मदद की। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वॉल्टर बेंटले को MBE मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया और उन्हें इन्वेंटर्स अवार्ड्स कमीशन से 8,000 ब्रिटिश पाउंड मिले। यह वही पूंजी थी जिसकी उन्हें 1919 में अपनी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी खोलने का सपना पूरा करने के लिए जरूरत थी। उनका दृष्टिकोण सरल था: हम एक तेज कार बनाएंगे, एक अच्छी कार, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार। और इसी के साथ बेंटले मोटर्स की स्थापना हुई। बेंटले की कहानी सुनकर पता चलता है कि उस समय मूल्यवान कौशल सीखना, विशेष रूप से कार इंजीनियरिंग में, कितना कठिन था। बेंटले के संस्थापक को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्षों का अनुभव इकट्ठा करना पड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगले 3 वर्षों में वॉल्टर ने पूर्व ब्रिटिश युद्ध पायलट क्लाइव गैलोप के साथ मिलकर क्रिकलवुड के एक छोटे से वर्कशॉप में पहली बेंटले कार डिजाइन की। इसका परिणाम बेंटले 3 लीटर कार था, जो उस समय के लिए एक सुपर एडवांस्ड वाहन था, और यह दुनिया की पहली उत्पादन कार इंजन थी जिसमें प्रति सिलेंडर 4 वॉल्व, डुअल स्पार्क प्लग और एक ओवरहेड कैमशाफ्ट था। बेंटले ने तुरंत अपनी कार को स्थानीय रेसों और हिल क्लाइंब इवेंट्स में लिया, जहां उन्हें जल्दी ही सफलता मिली और वाहन की दिखावट और प्रदर्शन के कारण यह एक बड़ा सेंसेशन बन गया। 1922 तक कार ने अमेरिका की सबसे बड़ी रेसों में से एक इंडियानापोलिस 500 में भाग लिया और अपनी शुरुआत में 13वां स्थान प्राप्त किया। बेंटले 3 लीटर की गति और स्थायित्व के कारण कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वॉल्टर अपने वाहन को 1923 में पहली 24 आवर्स ऑफ ले मैंस रेस में ले जाएं। हालांकि वॉल्टर ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह पूरी बात पागलपन है। कारों को 24 घंटों तक इस तरह के तनाव को सहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जबकि बेंटले के संस्थापक ने रेस प्रतियोगिता पर संदेह व्यक्त किया। उनके 2 खरीदार जॉन डफ और फ्रैंक क्लेमेंट 1923 में 24 आवर्स ऑफ ले मैंस में अपनी बेंटले कार लेकर रेस में उतरे, जहां उन्होंने 4था स्थान हासिल किया और रेस की सबसे तेज लैप भी सेट की। इन परिणामों ने वॉल्टर का मन पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने अगले साल एक आधिकारिक फैक्ट्री टीम में भाग लिया,
जहां जॉन डफ ने अपनी बेंटले 3 लीटर स्पोर्ट में पहली जगह हासिल की। यह तथ्य कि बेंटले कंपनी ने अपनी पहली कार बेचने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग प्लेटफॉर्म पर जीत हासिल करने तक सिर्फ 3 वर्षों में सफलता प्राप्त की, वॉल्टर की कल्पना से परे था। लेकिन जहां इन जीतों ने बेंटले ब्रांड को अपार प्रसिद्धि दिलाई, वहीं वे इस मान्यता को वित्तीय सफलता में बदलने में संघर्ष कर रहे थे। रेसिंग कारों का व्यवसाय और उनके वाहनों के उच्च उत्पादन लागत वॉल्टर के लिए बहुत महंगे हो गए, जिन्हें बेंटले के अस्तित्व के लिए अधिक पूंजी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही वे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, 1925 में वुल्फ बार्नेटो नामक एक धनी हीरे की खान के उत्तराधिकारी ने अपनी पहली बेंटले कार खरीदी और इसे इतना पसंद किया कि उन्होंने बेंटले मोटर्स में अपनी खुद की नकदी निवेश करना शुरू कर दिया। अंततः 1926 में कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अन्य स्वतंत्र रूप से धनी रेसर्स के समूह के साथ मिलकर कंपनी को और अधिक रेस प्रतियोगिताओं में ले जाना जारी रखा, जबकि वॉल्टर ने अगले मॉडल्स के डिजाइन और इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। साथ में वे बेंटले बॉयज के नाम से जाने गए और ब्रांड की प्रतिष्ठित छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी के साथ उनके समय के दौरान बेंटले ने 2 और मॉडल जारी किए, 4 और आधा लीटर और बेंटले स्पीड 6, जो उस समय के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, बड़े और तेज थे। बेंटले बॉयज ने इन कारों को मजे के लिए भी चलाया और रेस ट्रैक पर भी, जहां उन्होंने कई रेस और मोटरस्पोर्ट इवेंट्स में जीत हासिल की। विशेष रूप से 1927 से 1930 तक 24 आवर्स ऑफ ले मैंस में लगातार 4 जीत हासिल की। इस अवधि के दौरान बेंटले बॉयज ने बार बार अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी, न केवल अपने रेस ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए बल्कि ट्रैक से बाहर भी। वे धनी प्लेबॉय के रूप में जाने जाते थे, जो साहसिक जीवन शैली जीते थे। उन्हें पार्टी करना, शराब पीना, उभरते शेयर बाजार पर दांव लगाना पसंद था और व्यावहारिक रूप से वे साइड में रेसिंग करते थे। वे सभी सैन्य पृष्ठभूमि से आए थे, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के भयानक अनुभवों से बचने के बाद शायद उन्हें जितना हो सके उतना जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया गया था। उनके जीवन के प्रति जुनून और चुनौतियों के प्रति प्रेम ने उन्हें कई अन्य महत्वाकांक्षी और साहसी स्थितियों में शामिल कर दिया। एक उदाहरण तब था जब वुल्फ बार्नेटो ने फ्रांस की एक एक्सप्रेस ट्रेन, ले ट्रेन ब्लू, के खिलाफ अपनी बेंटले स्पीड 6 कार को दौड़ाया, जो देश भर में यात्रा करती थी। बार्नेटो यह साबित करना चाहते थे कि बेंटले की कारें रेलवे से कहीं तेज थीं। उन्होंने 100 पाउंड का दांव लगाया कि वह कैन में ट्रेन के प्रस्थान के समय से शुरू करेंगे और लंदन में ट्रेन के कैलाइस पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। रास्ते में ईंधन खत्म होने और एक टायर फटने जैसी बाधाओं के बावजूद बार्नेटो ने लंदन में पैर रखा, अपना कॉकटेल ऑर्डर किया और ट्रेन के कैलाइस पहुंचने से 4 मिनट पहले अपने गिलास से एक घूंट लिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि बेंटले ब्रांड और उनकी टीम को जनता से बेहतर प्रचार और प्रशंसा नहीं मिल सकती थी और कोई मंदी के संकेत नहीं थे। हालांकि 1930 में अपनी 5वीं 24 आवर्स ऑफ ले मैंस जीतने के बाद कंपनी ने दुख की बात है कि रेसिंग से बाहर हो गई, यह दावा करते हुए कि उन्होंने गति और विश्वसनीयता के बारे में सब कुछ सीख लिया था। तब तक वॉल्टर ने एक नई कार के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया था, जो अभी भी उनकी सबसे बड़ी रचना बननी थी। बेंटले 8 लीटर, जिसे 1930 में जारी किया गया था, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शानदार कारों में से एक थी और उस समय की सबसे तेज और सबसे टिकाऊ बेंटले के रूप में प्रशंसा की गई थी। जहां अन्य उत्पादन कारों की शीर्ष गति 50 से 60 मील प्रति घंटे तक थी, वहीं 8 लीटर 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती थी। अपने बड़े और शक्तिशाली इंजन के बावजूद कार में एक ऐसी विशेषता थी जो उस समय सुनी नहीं गई थी। यह लगभग बिना आवाज के चलती थी। इसने इसे एक सच्ची लग्जरी घटना बना दिया और वही था जो वॉल्टर बेंटले ने कंपनी के लिए सोचा था, एक सच्ची रेसिंग कार जिसमें टूरिंग एसेसरीज हों। हालांकि
कंपनी के लिए अंधेरे समय की आहट हो रही थी। 8 लीटर की रिलीज वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद के समय के साथ मेल खाई और जल्द ही ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया। महंगी लग्जरी वाहनों की मांग में भारी गिरावट आई। यद्यपि बेंटले रेस ट्रैक पर एक बड़ी सफलता थी, लेकिन उनकी कारों के उत्पादन की उच्च लागत, विशेष रूप से शानदार 8 लीटर की, अंततः 1931 में कंपनी के दिवालियेपन का कारण बनी। परिणाम स्वरूप बेंटले को नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को बेच दिया गया और इसे जल्दी ही एक गुमनाम कंपनी द्वारा खरीदा गया। हालांकि यह गुमनाम कंपनी वास्तव में बेंटले की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी, रोल्स रॉयस, जिसने अपने वाहनों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए ब्रांड खरीदा। जब वॉल्टर बेंटले ने यह जाना तो वे क्रोधित और हताश हो गए, लेकिन उनके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। बेंटले के स्वामित्व वाली हर चीज बेची गई, जिसमें क्रिकलवुड में कारखाना भी शामिल था, और संचालन को डर्बी स्थानांतरित कर दिया गया। ये वॉल्टर के लिए सबसे अंधकारमय समय थे, जिन्होंने उसी वर्ष तलाक का सामना किया और जल्द ही अपना निजी परिवहन भी खो दिया, जब रोल्स रॉयस ने उनसे उनकी व्यक्तिगत बेंटले 8 लीटर वापस करने के लिए कहा। जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं था, वॉल्टर को 1932 से 1935 तक रोल्स रॉयस प्रबंधन के तहत काम करने के लिए अदालत द्वारा आदेश दिया गया था, जहां उन्हें लंदन और यूरोप में परीक्षण चालक के रूप में काम करने और ग्राहकों की सेवा करने के लिए अलग कर दिया गया था, उसी कंपनी के लिए जिसे उन्होंने कभी अपने दिल और आत्मा से बनाया था। उन्होंने खुद को बेंटले मोटर्स छोड़ने की इच्छा जताई, क्योंकि उनके पास उनके डिजाइनों या इंजीनियरिंग पर कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था, और उन्हें यह देखने के लिए छोड़ दिया गया कि रोल्स रॉयस बेंटले नाम का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कैसे कर रही थी। 1935 में उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद वॉल्टर ने अंततः कंपनी को छोड़ दिया और स्वतंत्रता की भावना महसूस की। उन्होंने अपने बाकी जीवन में अन्य ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियों के लिए काम किया, जब तक कि वे अंततः सेवानिवृत्त नहीं हो गए। 1971 में 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी। दूसरी ओर बेंटले मोटर्स ने 1933 तक उत्पादन बंद कर दिया, जब उन्होंने रोल्स रॉयस के तहत अपना पहला मॉडल 3.5 लीटर जारी किया, जिसे साइलेंट स्पोर्ट्स कार के रूप में विपणन किया गया। कंपनी ने अपने खेलकूद की प्रतिष्ठा के बजाय गुणवत्ता और अनुग्रह पर प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास किया। हालांकि इस दृष्टिकोण ने कभी भी बेंटले को वास्तव में खुद को अलग करने की अनुमति नहीं दी। बेंटले मोटर्स द्वारा इस अवधि के दौरान लॉन्च किए गए लगभग सभी वाहनों में, जैसे कि बेंटले एस सीरीज, टी सीरीज, बेंटले मार्क वी और आर टाइप में रोल्स रॉयस के साथ समान चेसिस और इंजन थे। उन्हें अलग पहचानने का एकमात्र तरीका उनके बैज और अनूठी रेडिएटर ग्रिल थे, जिसने कई पारंपरिक खरीदारों को नाराज कर दिया। समय बीतने के साथ बेंटले की बिक्री रोल्स रॉयस की कुल उत्पादन लाइन का मात्र 5% तक गिर गई। खुद रोल्स रॉयस को 1970 के दशकों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे इसके मोटर कार डिवीजन, जिसमें बेंटले भी शामिल था, को 1980 में विकर्स नामक एक इंजीनियरिंग फर्म को बेच दिया गया। विकर्स के तहत कंपनी ने बेंटले की रेसिंग प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और नए तेज मॉडल जैसे बेंटले मुल्सैन, बेंटले अज्योर, कॉन्टिनेंटल आर और टर्बो आर को रोल आउट किया, जबकि इन वाहनों ने 1980 और 1990 के दशकों में एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार ब्रांड के रूप में कंपनी को कुछ मजबूती हासिल करने में मदद की। बेंटले पुनर्जागरण वास्तव में 1998 तक शुरू नहीं हुआ, जब वोक्सवैगन ने कंपनी का अधिग्रहण किया। वोक्सवैगन के तहत बेंटले ने एक बार फिर अपनी रेसिंग विरासत को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा। 70 साल की अनुपस्थिति के बाद 2001 में 24 आवर्स ऑन ऑफ ले मांस में वापसी की। बेंटले ने अपनी बेंटले स्पीड 8 प्रोटोटाइप के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और सिर्फ 2 साल बाद स्पीड 8 ने 2003 ले मांस रेस में शानदार पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। इसके तुरंत बाद एक नया मॉडल सार्वजनिक बाजार में आया, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी। 6 लीटर W12 इंजन से लैस
जो 552 हॉर्स पावर का उत्पादन करता है। कॉन्टिनेंटल जीटी दुनिया की सबसे तेज लग्जरी कारों में से एक थी, जिसकी शीर्ष गति 190 मील प्रति घंटे थी। बिक्री 800 कुल बेंटले प्रति वर्ष से बढ़कर अकेले 7000 कॉन्टिनेंटल जीटी प्रति वर्ष हो गई, जिसने कंपनी की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। बेंटले ने इस सफलता को बेंटले फ्लाइंग स्पर, नए मुल्सैन संस्करण और उनके सबसे लोकप्रिय मॉडल एसयूवी बेंटाएगा जैसे असाधारण नए मॉडलों के साथ जारी रखा। इनमें से प्रत्येक ने हस्तनिर्मित शिल्प कौशल, शक्तिशाली इंजन और सबसे महत्वपूर्ण उच्च गति प्रदर्शन को प्रदर्शित किया, जिससे कंपनी को तब से मजबूत बिक्री बनाए रखने में मदद मिली। यह कहना सुरक्षित है कि बेंटले अब पहले से कहीं बेहतर कर रही है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि लगभग एक सदी पहले कुछ पुरुषों के एक छोटे समूह ने केवल 10 छोटे वर्षों में एक ऐसा लचीला ब्रांड बनाया था, एक ब्रांड जो कायम है और फला फूला है। 23 मार्च 2020 को बेंटले ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन को रोकने की घोषणा की। जून 2020 में बेंटले ने महामारी के परिणाम स्वरूप यूके में लगभग 4,200 में से एक चौथाई नौकरियों में कटौती की योजना की घोषणा की। 3 नवंबर 2020 को बेंटले ने घोषणा की कि 2030 तक बेची जाने वाली सभी नई कारें इलेक्ट्रिक होंगी। यह निर्णय यूनाइटेड किंगडम के उस कानून का पालन करते हुए किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फरवरी 2020 में मंजूरी दी थी, जिसमें 2030 तक यूके से गैर इलेक्ट्रिक वाहनों, जिसमें हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहन शामिल हैं, को प्रतिबंधित और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रावधान था और 2035 तक हाइब्रिड वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेंटले का नाम 24 आवर्स ऑफ ले मैंस रेस से भी जुड़ा हुआ है। यह रेस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन रेसों में से एक है। बेंटले ने इस रेस में कई बार जीत हासिल की है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। 1920 के दशक में बेंटले ने लगातार 5 बार इस रेस को जीता, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है। यह बेंटले की तकनीकी उत्कृष्टता और ड्राइवर्स की कुशलता का प्रमाण है। वुल्फ बार्नेटो और बेंटले बॉयज का नाम बेंटले की सफलता की कहानी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वुल्फ बार्नेटो एक धनी ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर न केवल एक शानदार ड्राइवर थे, बल्कि बेंटले के सबसे बड़े समर्थक भी थे। बेंटले बॉयज, एक समूह जो बेंटले कारों के साथ रेसिंग करता था, ने बेंटले को कई प्रतिष्ठित रेसों में जीत दिलाई। इनकी साहसिकता और जुनून ने बेंटले को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बेंटले 8 लीटर कार अपने समय की सबसे शानदार और शक्तिशाली कारों में से एक थी। यह कार बेंटले की इंजीनियरिंग और डिजाइन की उत्कृष्टता का प्रतीक थी। लेकिन 1930 के दशक की ग्रेट डिप्रेशन ने बेंटले को भी प्रभावित किया। आर्थिक मंदी के कारण बेंटले को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बेंटले ने अपनी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखा, जो उसकी दृढ़ता और उत्कृष्टता का प्रमाण है। बेंटले की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कंपनी को रोल्स रॉयस ने अधिग्रहित किया। इस नए अध्याय में बेंटले ने अपनी पहचान को बनाए रखते हुए रोल्स रॉयस के साथ मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यह सहयोग बेंटले के लिए एक नई शुरुआत थी। फिर 1998 में वोक्सवैगन समूह ने बेंटले को अधिग्रहित किया। वोक्सवैगन के तहत बेंटले ने एक नया पुनर्जागरण देखा। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्प कौशल के संगम ने बेंटले को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब बेंटले न केवल लग्जरी कारों का प्रतीक था, बल्कि तकनीकी उन्नति का भी प्रतीक बन गया। कोविड-19 महामारी के दौरान बेंटले ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कंपनी ने अपनी लचीलापन और अनुकूलता का प्रदर्शन किया। भविष्य की योजनाओं में बेंटले ने स्थिरता और नवाचार पर जोर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रांड आने वाले वर्षों में भी प्रासंगिक और अग्रणी बना रहे। हमारे साथ इस यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भविष्य में और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।